हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। बच्चों, हम लोग दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे थे और दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश में आपको पढ़ा रहा था। गुलाम वंश में हम लोग इल्तुतमिश के बारे में पढ़ना शुरू किए थे। तो इल्तुतमिश के बारे में काफ़ी कुछ हम लोगों ने पढ़ रखा है पिछले वीडियो में। उसी के आगे आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को मालूम हो गई होगी, जैसे इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है। और इल्तुतमिश का अंतिम अभियान जो हुआ था वो बामियान में हुआ था। बामियान एक क्षेत्र का नाम है और वहाँ के शासक थे सैफुद्दीन हसन। ये याद रखिएगा, बामियान अभियान इल्तुतमिश का अंतिम अभियान था। बामियान अभियान वहाँ के शासक सैफुद्दीन हसन थे, उनके विरुद्ध था। और बामियान की ओर जाते समय इल्तुतमिश गंभीर रूप से बीमार पड़ गया और 29 अप्रैल 1236 को दिल्ली में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। कब हुई? 29 अप्रैल 1236 को दिल्ली में इल्तुतमिश की मृत्यु हुई। इल्तुतमिश ने अपने जीवन काल में ही अपनी पुत्री रजिया को उत्तराधिकारी घोषित किया था। इल्तुतमिश की एक पुत्री थी रजिया सुल्तान, इसी को इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था अपनी मृत्यु से पहले ही। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इल्तुतमिश ने जो चांदी के सिक्के जारी किए थे उस पर इल्तुतमिश का और उसकी पुत्री रजिया का नाम मिलता है। चांदी के टंके सिक्के जो जारी किए थे इल्तुतमिश ने, उस पर रजिया सुल्तान का नाम का उल्लेख मिलता है। प्रशासनिक और आर्थिक सुधार देखते हैं तो इक्ता प्रणाली का विकास किया था इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली को विकसित किया। अगर कोई आपसे पूछता है इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने की, तो सबसे पहले मोहम्मद गौरी ने किया था। और मोहम्मद गौरी ने इसकी शुरुआत की हाँसी का क्षेत्र, झांसी नहीं, याद रखिए, हाँसी का क्षेत्र इक्ता के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया था मोहम्मद गौरी ने। लेकिन अगर कोई कहे इक्ता प्रणाली को व्यवस्थित रूप से किसने विकसित किया, तो इल्तुतमिश का नाम आएगा। इक्ता स्थानांतरीय भूभाग का राजस्व अधिन्यास था जो नगद वेतन के बदले दिया जाता था। ध्यान से समझिए, इक्ता होता क्या था। इक्ता भूमि का एक टुकड़ा होता था जिसको सुल्तान किसी अधिकारी को दे देता था। एक भूमि का हिस्सा दे दिया, वहाँ से जो राजस्व इकट्ठा होगा, जो कर आएगा, टैक्स आएगा, वो अधिकारी वसूल करके सुल्तान को देगा। सुल्तान उसके बदले में उस अधिकारी को वेतन देगा। तो एक प्रकार से राजस्व अधिकारी की तरह था। इक्ता वंशानुगत नहीं होता था। अगर मान लीजिए आपकी नियुक्ति एज ए इक्तादार हुई है, आपको इक्ता मिला है, तो आप वंशानुगत नहीं रहेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि आप हैं फिर आपका बेटा रहेगा, ऐसा नहीं है। इससे सैनिकों एवं अधिकारियों को वेतन मिलता था। ठीक है, सैनिक या अधिकारी जिनको इक्ता मिलता था उनको नगद वेतन दिया जाता था। राजस्व प्रबंधन में सुधार हुआ। तो ये इक्ता प्रणाली का विकास इल्तुतमिश ने किया। फिर अगर बात करें मुद्रा व्यवस्था में क्रांति, तो ये चीज़ याद रखिए, इल्तुतमिश पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए। शुद्ध अरबी सिक्के किसने चलाए? इल्तुतमिश ने। और मुद्रा व्यवस्था में क्या क्या सुधार किया? सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा शुरू की। टकसाल यानी जहाँ पे सिक्के बनाए जाते हैं उस स्थान का नाम सिक्कों पर लिखवाने की परंपरा किसने शुरुआत की? इल्तुतमिश ने। चांदी का टंका चलाया। चांदी का टंका 175 ग्रेन का होता था। जैसे आज ग्राम होता है, किलोग्राम होता है, ऐसे ही उस समय ग्रेन होता था। तो 175 ग्रेन का चांदी का टंका और तांबे का जीतल, ये इल्तुतमिश ने चलाया था। कई बार पूछा गया है, तांबे का जीतल, चांदी का टंका, शुद्ध अरबी सिक्के किसने चलाया? इल्तुतमिश ने। टकसाल पर, सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की प्रथा किसने शुरू की? इल्तुतमिश ने। ये सब आपको याद रखना है। फिर है मदरसा ए नासरी की स्थापना।
एक मदरसे की भी स्थापना की इल्तुतमिश ने। अपने बड़े पुत्र नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु, ठीक है, इल्तुतमिश का एक पुत्र था नासिरुद्दीन महमूद, वो मंगोलों से लड़ते हुए 1229 ईस्वी में मारा गया था। तो उसकी स्मृति में इल्तुतमिश ने मदरसा ए नासरी का दिल्ली में निर्माण करवाया। यहाँ का शिक्षक कौन था? मिनहाज उस सिराज, ये मदरसा ए नासरी में शिक्षक थे। बाद में रजिया ने मिनहाज उस सिराज को यहाँ का प्राचार्य बना दिया। प्रचार मतलब प्रधानाचार्य, प्रिंसिपल। तो मदरसा ए नासरी की स्थापना इल्तुतमिश ने की, किसकी याद में? अपने बड़े बेटे नासिरुद्दीन महमूद की याद में, जो 1229 में मंगोलों से लड़ते हुए मारा गया था। यहाँ का शिक्षक कौन था? मिनहाज उस सिराज। इतना याद रखना है आपको। आगे देखते हैं, दोआब की आर्थिक क्षमता को इसने पहचाना। दोआब यानी जो गंगा यमुना के बीच का जो क्षेत्र था उसी को दोआब बोलते हैं। उपजाऊ भूमि थी, उसकी आर्थिक क्षमता को इसने पहचाना और राज्य की आर्थिक समृद्धि का आधार बनाया, यानी यहाँ से वो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स वसूलता था। फिर प्रशासनिक संरचना देखें तो इल्तुतमिश का आरिज ए ममालिक, आरिज ए ममालिक, इसको याद रखना। आरिज ए ममालिक जो होता था, आरिज ए ममालिक जो होता था, ये सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। सैन्य विभाग का प्रमुख, जैसे सेनापति आज होता है, वायु सेनापति, जल सेनापति, थल सेनापति, ऐसे उसमें आरिज ए ममालिक होता था, सैन्य विभाग का प्रमुख। तो वो कौन था? इमादुल मुल्क था। इमादुल मुल्क, जिसको अहमद अयाज भी कहते हैं। इल्तुतमिश का सैन्य विभाग का प्रमुख कौन था? इमादुल मुल्क, इसको आरिज ममालिक भी कहते हैं। उसकी योग्यता से प्रभावित होकर इल्तुतमिश ने उसे रावत ए अर्ज की उपाधि दी थी। रावत ए अर्ज, ये इमादुल मुल्क बाद में प्रधानमंत्री भी बनता है, ठीक है। सॉरी, ये प्रधानमंत्री नहीं बना, प्रधानमंत्री दूसरा था, मैं आगे आपको बताऊंगा, थोड़ा कंफ्यूज। तो ये जो इमादुल मुल्क था, ये क्या था? ये आरिज ममालिक था, यानी सैन्य विभाग का प्रमुख था इल्तुतमिश का, और इसको इल्तुतमिश ने रावत ए अर्ज की उपाधि दी। फिर वजीर, हाँ यहाँ पे देखिए आगे लिखा हुआ है वजीर और दरबारी। इल्तुतमिश का जो वजीर था वो था निजामुल मुल्क मोहम्मद जुनैदी, तो इसको याद रखिएगा, ये कई बार पूछा गया है। इल्तुतमिश का वजीर कौन था? निजामुल मुल्क मोहम्मद जुनैदी, खासकर जुनैदी नाम याद रखिएगा। ये गैर तुर्क था, यानी तुर्क नहीं था, ताजिक था, ताजिकिस्तान जहाँ देश है वहाँ का रहने वाला था। मलिक कुतुबुद्दीन हसन गौरी और फ़खरुद्दीन मुल निजामी जैसे योग्य व्यक्ति उसके दरबार में थे, इल्तुतमिश के दरबार में। तो यहाँ से आपको दो नाम याद रखना है। एक तो इल्तुतमिश का वजीर यानी प्रधानमंत्री कौन था? जुनैदी, यानी निजामुल मुल्क मोहम्मद जुनैदी। और इल्तुतमिश का आरिज ममालिक कौन था? इमादुल मुल्क। दो नाम आपको याद रखना है। अब स्थापत्य में भी योगदान दिया है इल्तुतमिश ने। जैसे राजस्थान के नागौर ज़िले में अतारकिन का दरवाज़ा बनवाया था इल्तुतमिश ने, अतारकिन का दरवाज़ा। मदरसा ए मुयेजी की स्थापना की थी इल्तुतमिश ने। मदरसा ए मुयेजी की स्थापना इल्तुतमिश ने दिल्ली एवं बदायूं में करवाया था। ये मैंने आपको बताया ही, एक मदरसे का निर्माण करवाया। इल्तुतमिश ने अपने पुत्रों की शिक्षा के लिए बगदाद से आदाब उस सलातीन और मासरे उस सलातीन जैसी ईरानी राजतंत्र से संबंधित पुस्तकें मंगवाई थी। इसने ईरान से पुस्तकें मंगवाई थी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। अब धार्मिक दृष्टिकोण देखते हैं। इल्तुतमिश धार्मिक रूप से यह मानता था कि भाई भारत जो है ये अरब नहीं है, अर्थात इसे दारुल इस्लाम नहीं बनाया जा सकता, दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है, ये इल्तुतमिश का कथन था। इसका मतलब ये है कि भाई इल्तुतमिश मानता था कि ये जो इस भारत है, हिंदुस्तान है, इसको पूरी तरीके से हम अरब की तरह इस्लामिक कंट्री में बदल नहीं सकते, यानी यहाँ के लोगों को पूरी तरीके से हम मुसलमान नहीं बना सकते, उनको कन्वर्ट नहीं कर सकते। दारुल इस्लाम का मतलब होता है ऐसा देश
जहाँ पे सभी लोग इस्लाम को स्वीकार कर लें, उसको दारुल इस्लाम बोलते हैं। इसी का उल्टा होता है दारुल हर्ब, मतलब काफिरों का देश, हिंदुओं का देश। तो दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम में बदलना मुमकिन नहीं है, ऐसा इल्तुतमिश का मानना था। क्योंकि इल्तुतमिश मानता था कि अगर सभी लोगों को अ, सभी लोगों पर दबाव डाला गया इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए, तो हिंदू क्या है कि हिंदुओं की संख्या अधिक है तो वो विद्रोह कर सकते हैं, या विद्रोह नहीं करेंगे तो कृषि कार्य करना छोड़ सकते हैं, व्यापार कार्य करना छोड़ सकते हैं। इससे क्या होगा, राज्य की आय में कमी आएगी, तो सुल्तान को ही तो हानि होगा। इसीलिए इल्तुतमिश ने कहा कि यहाँ के सभी हिंदुओं को कन्वर्ट नहीं कराया जा सकता, ये अरब नहीं है, ये भारत है, यहाँ हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है। व्यवहारिक दृष्टिकोण, इल्तुतमिश का यह कथन उसकी व्यवहारिकता और भारतीय समाज की बहुलता को समझने की क्षमता को दर्शाता है। उसने कट्टरपंथी धार्मिक नीतियों के बजाय समावेशी शासन को प्राथमिकता दी। फिर दूसरा, सूफियों से संबंध। सूफी यानी सूफी संत होते थे, ठीक है। पवित्र व्यक्तिगत जीवन बिताने के कारण इल्तुतमिश को सूफियों का सौहार्द प्राप्त था। वह अपने दरबारी पदाधिकारियों के सामने गद्दी पर बैठने से हिचकिचाता था, जो उसकी विनम्रता का परिचायक था। न्याय प्रणाली, इब्न बतूता लिखता है कि इल्तुतमिश के महल के सामने संगमरमर के 2 सिंह बने थे। इब्न बतूता क्या लिखता है कि इल्तुतमिश के महल के सामने संगमरमर के 2 सिंह बने थे, यानी शेर बने थे, जिनके गले में घंटियाँ लटकी थी। इन्हें खींचने पर फरियादी को तुरंत न्याय मिलता था। न्याय चाहने वाले व्यक्ति को लाल वस्त्र पहनना होता था, ठीक है। तो इल्तुतमिश का जो महल था उसके सामने 2 सिंह बने थे संगमरमर के, उन पर घंटी लगी होती थी। अगर आपके साथ अन्याय हुआ है, आपको न्याय चाहिए, तो आप लाल वस्त्र पहन करके उस घंटी को बजाएंगे तो आवाज़ सुल्तान तक जाएगी और सुल्तान आपको न्याय देगा। विद्वानों और कलाकारों का संरक्षण, तो मिन्हाजुद्दीन सिराज था, मिन्हाज उस सिराज इसके दरबार में था। प्रसिद्ध इतिहासकार मिन्हाज सिराज को इल्तुतमिश ने संरक्षण प्रदान किया। ये कई बार पूछा गया है कि मिन्हाज उस सिराज किसके दरबार में था, तो इल्तुतमिश के दरबार में था। मिन्हाज उस सिराज ने इल्तुतमिश को ऐसा गुणवान, दयालु हृदय, विद्वानों एवं धर्मोपदेशकों का आदर करने वाला सुल्तान बताया जो पहले सिंहासन पर नहीं बैठा था। तो एक हो गया मिन्हाजुद्दीन सिराज, या मिन्हाज उस सिराज बोलते हैं इसको। दूसरा था सैफुद्दीन। सैफुद्दीन ये अमीर खुसरो के पिता थे। इल्तुतमिश ने अमीर खुसरो के पिता सैफुद्दीन को भी संरक्षण दिया, ठीक है। ये उर्दू साहित्य में महानतम कवि के रूप में माने जाते हैं। फिर नूरुद्दीन मोहम्मद औफ़ी, इल्तुतमिश के दरबार में नूरुद्दीन मोहम्मद औफ़ी ने जवामी उल हिकायत की रचना की। इस पुस्तक में सर्वप्रथम चुंबकीय कंपास का उल्लेख मिलता है। इसको याद रखना है आपको। नूरुद्दीन मोहम्मद औफ़ी ये एक इतिहासकार थे इल्तुतमिश के दरबार में, या आप कम से कम औफ़ी याद रखिए, पूरा नाम ना याद रखिए तो औफ़ी याद रखिए, नूरुद्दीन मोहम्मद औफ़ी। इन्होंने एक किताब लिखी जिसको कहते हैं जवामी उल हिकायत, जवामी उल हिकायत। और इस पुस्तक में सबसे पहले चुंबकीय कंपास का चर्चा मिलता है। रजिया जो है वो इल्तुतमिश की पुत्री थी, और जब इल्तुतमिश की मृत्यु हुई तो उसके पहले इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी रजिया सुल्तान को चुना था, बना दिया था कि मेरे मरने के बाद रजिया सुल्तान बनेगी। लेकिन जो अमीर वर्ग थे उनको ये पसंद नहीं आया, जो सरदार थे उनको ये पसंद नहीं आया कि एक महिला उन पर शासन करे। इसलिए उन्होंने, जब इल्तुतमिश की मृत्यु हुई तब उन्होंने इल्तुतमिश के अयोग्य पुत्रों को सुल्तान बनाना शुरू किया, एक करके, यानी एक के बाद एक। रजिया को नहीं बनने दिया। हालांकि बाद में रजिया सुल्तान बनती है, लेकिन संघर्ष के बाद कैसे, देखिए इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 में होती है। इल्तुतमिश ने रजिया को उत्तराधिकारी चुना था,
लेकिन जो अमीर थे, अमीर किसको बोलते हैं? जो सरदार, जो सहयोगी, जो राजा के आसपास बैठते हैं, उनको अमीर बोलते हैं। उन्होंने रुकनुद्दीन फिरोज शाह को गद्दी पर बैठाया। रुकनुद्दीन फिरोज शाह कौन था? ये इल्तुतमिश का एक पुत्र था, अयोग्य था, बहुत ही अयोग्य पुत्र था, बहुत ही लेट कर अंगूर खाने वाला आलसी व्यक्ति था। तो रुकनुद्दीन फिरोज शाह को अमीरों ने गद्दी पर बैठा दिया। अब रुकनुद्दीन फिरोज शाह की माँ थी शाह तुर्कान, ये इल्तुतमिश की पत्नी थी शाह तुर्कान। इनका प्रभाव रहता था, पूरा शासन सत्ता यही संभालती थी, क्योंकि रुकनुद्दीन फिरोज शाह तो अयोग्य था, वो तो शासन सत्ता में दिलचस्पी लेता नहीं था। तो पूरी जिम्मेदारी किसकी थी? शाह तुर्कान की। और इन्होंने क्या किया? शाह तुर्कान ने इल्तुतमिश के पूरे परिवार को, पूरे खानदान को मरवा दिया। अब रजिया सुल्तान चूँकि योग्य थी और उत्तराधिकारी भी उसी को चुना गया था, लेकिन चूँकि उसको अमीरों ने सुल्तान बनने नहीं दिया, इसलिए रजिया सुल्तान अब न्याय मांगने जाएगी लाल कपड़ा पहनकर। मैंने आपको बताया था कि इल्तुतमिश के दरबार के महल के बाहर 2 सिंह बने थे जिन पर जंजीर लगी थी, और जंजीर को हिलाने से न्याय मिलता था लाल कपड़े पहनकर। तो रजिया जो है शुक्रवार का दिन चुनती है और उस दिन लाल कपड़े पहनकर जुम्मे की नमाज के समय लाल कपड़े पहनकर लोगों से न्याय मांगती है। लोगों के सामने रजिया सुल्तान जाती है और कहती है मुझे न्याय चाहिए, मेरे पिताजी ने मुझे उत्तराधिकारी बनाया था, मुझे सुल्तान बनने के लिए कहा था, लेकिन अमीरों ने मेरे साथ छल कपट किया और अयोग्य व्यक्ति को सुल्तान बना दिया। तो जनता जो है वो रजिया सुल्तान का साथ देती है। और फिर क्या होता है कि जो रुकनुद्दीन फिरोज शाह है उसको भागना पड़ता है और रजिया सुल्तान का सिंहासनारोहण होता है। लोगों ने रुकनुद्दीन को अपदस्थ कर रजिया को सुल्तान बनाया। लोगों ने, अमीरों ने नहीं बल्कि लोगों ने रजिया को सुल्तान बनाया। रुकनुद्दीन मात्र 7 महीने तक शासक रहा। रजिया के मामले में पहली बार दिल्ली की जनता ने उत्तराधिकार के प्रश्न पर स्वयं निर्णय लिया। ठीक है, तो ये पहली बार ऐसा था जब जनता ने निर्णय लिया, अमीरों ने नहीं, जनता ने निर्णय लिया कि कौन शासक बनेगा। इतिहासकारों की दृष्टि में इल्तुतमिश कैसा था? आरपी त्रिपाठी कहते हैं कि इल्तुतमिश भारत में मुस्लिम राज का वास्तविक संस्थापक था। ये आरपी त्रिपाठी का मानना है कि इल्तुतमिश भारत में मुस्लिम राज का वास्तविक संस्थापक था। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद कहते हैं कि इल्तुतमिश भारत में गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था। ठीक है, तो दोनों में अंतर है। ये गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक बताते हैं ईश्वरी प्रसाद, और मुस्लिम राज का वास्तविक संस्थापक आरपी त्रिपाठी बताते हैं। के ए निज़ामी क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि ऐबक ने दिल्ली सल्तनत का खाका बनाया, इल्तुतमिश ने उसे एक व्यक्तित्व, एक पद और एक प्रेरणा शक्ति एवं एक दिशा प्रदान की। तो इतना कुछ आपको जानना चाहिए इल्तुतमिश के बारे में। ठीक है, लगभग मैंने सब कुछ बता दिया। तो कुल मिलाकर इल्तुतमिश का जो शासन काल था वो उसने दिल्ली सल्तनत को एक संगठित किया, एक मजबूत आधार प्रदान किया। और आगे हम लोग अब रजिया सुल्तान के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।